नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन की आज की खबरों के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। अब तक की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं स्टूडियो में और आज मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 3 दिन क्वारंटीन में रहेगी। अभ्यास के लिए 12 दिन मिलेंगे। श्रीलंका के सभी 24 क्रिकेट खिलाड़ियों ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया और विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी सिमोना हालेप ने फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया। नजर सबसे पहले क्रिकेट पर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 3 दिन के सख्त क्वारंटाइन के प्रस्ताव को मान लिया है। अब भारतीय टीम विश्व टेस्ट फाइनल टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड में सिर्फ 3 दिन के क्वारंटीन में रहेगी। इसके बाद खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में भाग लेने के लिए 2 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। इंग्लैंड पहुंचने पर टीम क्वारंटीन में रहेगी और नियमों में बदलाव के कारण खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले अभ्यास के लिए 12 दिन मिलेंगे। इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम को 10 दिन के सख्त क्वारंटीन नियमों का पालन करने के लिए कहा था, जो कि 12 जून को खत्म होता। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सिर्फ 6 दिन ही मिल पाते। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून से साउथहैम्पटन के द एजिस बाउल में खेला जाएगा। टीम 19 मई से 2 सप्ताह के लिए मुंबई में क्वारंटीन है। मुंबई में बीसीसीआई ने किसी भी खिलाड़ी को अभ्यास की इजाजत नहीं दी है। सभी खिलाड़ियों की टेस्टिंग भी की जा रही है। खिलाड़ियों के संक्रमित होने पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इंग्लैंड पहुंचने के बाद पुरुष टीम को साउथहैम्पटन रवाना कर दिया जाएगा। साउथहैम्पटन में ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हिस्सा लेने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी क्वारंटीन है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक ही होटल में क्वारंटीन होंगे। न्यूजीलैंड की टीम 17 मई को ही इंग्लैंड पहुंच गई थी। उन्हें भी 3 दिन के सख्त क्वारंटीन के बाद 21 मई से प्रैक्टिस की इजाजत दी गई थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के साथ 2 जून को पहला और 10 जून को दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय पुरुष और महिला टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगी। इंग्लैंड पहुंचने पर महिला टीम को ब्रिस्टल रवाना किया जाएगा। महिला टीम को 16 जून से इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलना है। महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज भी खेलेगी। स्पोर्ट्स स्कैन, वीरेंद्र कौशिक। रणवीर, आखिरकार इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ये फैसला मानना पड़ा और एक तरह से देखा जाए कि क्रिकेट के लिहाज से बहुत सही है, क्योंकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ऐतिहासिक मुकाबला है और भारत को सिर्फ 6 दिन मिलते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भारत का जो दबदबा है वो सारे विश्व में डंका बज रहा है उसका, और वो देखने को बिल्कुल मिला जिस तरह से ईसीबी ने भारत की उस शर्त को मान लिया और सिर्फ 3 दिन का सख्त क्वारंटाइन करना होगा। बाकी तो प्लेयर्स यहाँ बराबर कर ही रहे हैं 2 हफ्ते से, तो ये एक अच्छा फैसला है और भारतीय टीम को ज्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो उसके लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसके लिए टीम अच्छी तरह से तैयार भी हो पाएगी। अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो न्यूजीलैंड की टीम पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है। हालांकि 3 दिन का क्वारंटीन रहेगा, लेकिन वो वहां पे पहले टेस्ट मैच भी खेलेगी। वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं क्योंकि उनका वो कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर को पूरा कर रहे हैं। भारतीय टीम से पहले पहुंचे हुए, तो इसमें तो किसी की गलती नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत को जो 3 दिन का सिर्फ मिला है, मतलब मौका मिल गया है, तो वो एक अच्छी चीज है कि ज्यादा दिन भारतीय टीम प्रैक्टिस कर पाएगी। और अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पहले ही एक टेस्ट मैच खेल चुकी होगी, यानी थोड़ा मौका उन्हें ज्यादा मिलेगा और दबाव भी भारतीय टीम पे ज्यादा रहेगा क्योंकि अभ्यास कम है। देखो, उस लेवल पे पहुंचने के बाद ना जी ये इतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार विराट कोहली जैसा खिलाड़ी वो प्रैक्टिस से मना कर देते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं सीधा मैच ही खेल लूंगा जी, क्योंकि उनको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जाऊंगा मैदान में तो अच्छा ही करना है मुझे। तो उस लेवल पे पहुंच के ये सब चीजें इतनी ज्यादा परवाह करने वाली होती नहीं है। जी रणवीर, अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को घेरना चाहेगी या यूं कहें कि कोई रणनीति बनाना चाहेगी तो क्या कुछ हो सकता है? उसमें बैटिंग पर ज्यादा भारत अपना ध्यान देगी या बॉलिंग पर? अब देखिए, बैटिंग तो अच्छी है ही है, हम बॉलिंग में कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं और
बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए। जी, तो वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल देना चाहिए। जी, अगली खबर, श्रीलंका के सभी 24 क्रिकेट खिलाड़ियों ने नए अनुबंध के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और श्रीलंका क्रिकेट द्वारा दिए गए केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अनुबंध श्रेणियों को बांटा गया है उनमें पारदर्शिता की कमी है। रणवीर, देखो, ये तमाम और बोर्ड्स में भी ये अक्सर सुनने को मिलता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में भी मिला जो कि इतना प्रोफेशनल बोर्ड है। भारत में भी अर्ली 90s में जब महेंद्रनाथ श्रीकांत हुआ करते थे तब भी उनको इस तरह की अनुबंध की दिक्कत हुआ करती थी जी। और कहीं ना कहीं किसी एक आधे खिलाड़ी के लिए होता है कि उसको ए कैटेगरी में नहीं रखा, बी में रख दिया, बी वाले को सी में कर दिया, ये होता है। लेकिन बोर्ड्स को भी ये देखना होगा कि बोर्ड तभी चल रहे हैं जब खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं जी। अगर खिलाड़ी कहीं कुछ करेंगे ही नहीं, हर जगह हारते रहेंगे, तो जिम्बाब्वे जिस तरह से टेस्ट खेलने वाली टीमों के ग्रुप से बाहर हुई थी उसके बाद दोबारा से अब वापसी हुई है, उस तरह से दूसरी टीमों का भी हाल हो सकता है। तो बोर्ड को भी थोड़ा देखना होगा और खिलाड़ियों को भी थोड़ा झुकना होगा, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना होगा, तभी चीजें चलती हैं। इसका असर खिलाड़ियों पर भी देखने को मिलेगा क्योंकि अब श्रीलंका में भारत के साथ उन्होंने श्रृंखला भी खेल ली है। देखिए, वो भारत के साथ खेलने से पहले ही तो ये दबाव बना रहे हैं जी कि इस अनुबंध को ठीक करिए और हमें ठीक ठाक पैसे दीजिए, उसके बाद चीजें उसी तरह चलती रहेंगी। और अब बात निशानेबाजी की। ओलंपिक तैयारियों के मद्देनजर भारतीय निशानेबाजी टीम इन दिनों क्रोएशिया के दौरे पर है। राजधानी जग्रेब में चल रही यूरोपीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज भाग ले रहे हैं। 20 मई से शुरू हुई ये चैंपियनशिप 6 जून तक चलेगी। इस पर राय जानते हैं अपने विशेषज्ञ रणवीर से। देखो, ओलंपिक खेलों की जहां तक बात है, पिछले साल कोविड की वजह से टल गए थे, लेकिन इस साल वो खेल होने जा रहे हैं और ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय खिलाड़ियों में अगर किसी से हैं तो निशानेबाजी टीम से है जी। और उसका नमूना भी निशानेबाजी टीम ने दिया है। हमारे 15 निशानेबाज जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल है वो क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो ये जो क्रोएशिया टीम गई है वहां पर यूरोपियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी और पार्टिसिपेशन ऐसा होगा जब क्वालिफाइंग होता है उसमें हमारी टीम के प्लेयर्स खेलेंगे, उसको बोलते हैं MQS, मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर। उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे, फाइनल में नहीं खेलेंगे, चाहे आपके पॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड के हों, लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन खेलना और बाहर होना है। लेकिन वो एक प्रैक्टिस मिलेगी और हमारी टीम यहाँ चूंकि ये बड़ा यूरोपियन चैंपियनशिप है उसमें तमाम वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ओलंपिक चैंपियंस खेल रहे हैं, उसमें हमारे ये खिलाड़ी खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद भी यहीं पर रह करके वो प्रैक्टिस करेंगे ओलंपिक में जाने से पहले, क्योंकि हिंदुस्तान लौट के टीम नहीं आएगी, वहीं से सीधे वो टोक्यो रवाना होगी जी। तो एक तैयारियों के लिहाज से एक अच्छा दौरा भारतीय टीम के लिए है और 2016 के जो रियो ओलंपिक्स में जो कमी शूटिंग से रह गई थी, इस बार हमारे शूटर्स जरूर उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल बेताब है। रणवीर, महिलाओं की बात करें तो किस निशानेबाज पर आप कहेंगे कि ये एक मेडल निशानेबाज हो सकता है जो भारत के लिए पदक ला सकता है और ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा कर सकता है? देखो, इसमें कई तो 2 बार के ओलंपियन हैं, जैसे अपूर्वी चंदेला हैं जी, वो 2 बार की हैं, जो मौदगिल खेलने जा रही हैं। तेजस्विनी सावंत बहुत सीजन कैंपेनर हैं। राही सरनोबत पिस्टल में एशियन चैंपियनशिप है, जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को वहां हराया था एशियन गेम्स में। शूटर्स हमारे सब वर्ल्ड क्लास हैं। यहाँ तो इंडियन टीम में मतलब शामिल होने के लिए इस तरह का कंपटीशन होता है कि एक दिन एक टूर्नामेंट, एक सीरीज किसी ने जीती, अगले दिन जरूरी नहीं वो वहां पोडियम पे खड़ा हो, तो कोई और हो जाएगा। तो इंडियन टीम में आने के लिए इतना जद्दोजहद रहती है, वर्ल्ड क्लास हमारे स्कोर्स हैं। शूटर उस दिन कैसा परफॉर्मेंस करता है कंपटीशन के दिन, ये सबसे बड़ी बात है। आप लगातार निशानेबाजी पर नजर रखे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ ने जितने भी खिलाड़ी 15 भेजे हैं उनमें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हम कम से कम एक पदक की तो उम्मीद कर सकते हैं? देखो, मेरा दाव अगर रहेगा सौरभ चौधरी पर रहेगा जी। यंग निशानेबाज है, पिस्टल शूटर है और जिस तरह से पिछले 3-4 साल से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल जमीन पे है, कोई उसमें हवाबाजी नहीं है जी। वो उस खिलाड़ी के पक्ष में जाता है, वो सिर्फ उसे अपनी शूटिंग से मतलब है, शूट करता है, घर जाता है। ऐसा नहीं दूसरे खिलाड़ी बहुत ज्यादा घूमते फिर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग परफॉर्मेंस तो रेंज में दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सौरभ चौधरी से बढ़ के मुझे कोई नहीं लगता। हालांकि मनु भाकर पिछले 3 साल से अच्छा कर रही थी, लेकिन इस साल जो अभी 2 महीने पहले जो वर्ल्ड कप दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ, वहां पर उनको चिंकी यादव जैसी नई शूटर ने
उनको आगे पीछे किया है, तो वो थोड़ा सा डामाडोल वाला मामला था। हालांकि वही वाली बात है, सीजन कैंपेनर है, एक दिन कुछ खराब भी हुआ, अगले दिन ठीक कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस इवेंट के दिन शूटर कैसा परफॉर्मेंस देता है, वो सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि उस दिन क्या खेल खेलती हैं और क्या खिलाड़ी अपना परफॉर्म करता है, मेडल उस पर डिपेंड करता है। और अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति ने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है। श्रीजेश पहली बार 2017 में एफआईएच एथलीट समिति में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत के लिए 200 से भी अधिक मैच खेले हैं। एफआईएच एथलीट समिति में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं, जो खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों और पहलों के विकास के लिए प्रचार करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं निकाय हैं जो उनकी सिफारिश करते हैं। और एक बार फिर नजर हॉकी पर ही। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। बत्रा 2024 तक इस पद पर रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है रणवीर। खेलों के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसमें एक चीज हुई है कि एफआईएच की जो पिछले साल कांग्रेस हुई थी जी, उसमें ये तय किया गया कि अब कार्यकाल जो है 3 साल का होगा। जी जी, पिछला कार्यकाल 4 साल का था। हाँ। इस बार का कार्यकाल 1 साल कम हो गया है, 3 साल का है, और आगे ये डिसाइड होगा कि ये कार्यकाल 3 साल के ही चलेंगे या 4 साल फिर किया जाएगा जी। वो कुछ वहाँ कंट्रोवर्सी थी जिसको लेके ये किया गया। लेकिन जहां तक नरेंद्र बत्रा की बात है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आईओसी के वो मेंबर भी हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और एफआईएच के वो दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट बने हैं। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में तमाम जो लाल फीताशाही के चक्कर में यहाँ इवेंट नहीं होते हैं, तो उसको उन्होंने उड़ीसा में शिफ्ट कर दिया। भुवनेश्वर में तमाम वर्ल्ड कप होते रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। हॉकी हब बन चुका है, बिल्कुल हब बन गया है, और उड़ीसा सरकार ने उसके लिए उतनी संसाधन भी जुटाए हैं और उतना उनको सहूलियतें भी दी हैं। तो बत्रा जी का कहना ये, वो आपसी बातचीत में कहते भी हैं कि यार दिल्ली से हट के अपना भुवनेश्वर में करते हैं, वो ज्यादा ठीक है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कॉन्ड्रोन को 2 मतों से हरा दिया। वर्चुअल माध्यम से हुए इस चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया में बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी के 61 के मुकाबले 63 वोट हासिल किए, और इस चुनाव में 124 सदस्य संघों ने भाग लिया। और अब बात मुक्केबाजी की। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भाग लेने के लिए 31 भारतीय मुक्केबाजों को दुबई ले जा रही फ्लाइट के दुबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी मुक्केबाज सुरक्षित हैं। इस फ्लाइट में दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम भी मौजूद थी। ईंधन की कमी के कारण ऐसा किया गया है, और बताया जा रहा है स्पाइस जेट का यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह 2:19 पर रवाना हुआ। इसमें 31 बॉक्सर के साथ 6 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। और वहीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 24 मई से दुबई में किया जाएगा, यानी सोमवार से। इससे पहले यह प्रतियोगिता दिल्ली में होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण इसे दुबई में स्थानांतरित किया गया है। चैंपियनशिप के लिए मैरीकॉम सहित 10 सदस्यीय महिला और 10 सदस्यीय पुरुष टीम जा रही है। क्या महसूस करते हैं कि भारतीय जो मुक्केबाजी जो टीम है वो किस तरह का प्रदर्शन करेगी, और मैरीकॉम जो है वो अब ओलंपिक के अंदर क्या कुछ कर पाएंगी? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वो उस दिन क्या कर पाएंगी। वही वाली बात है कि वो उस दिन कैसा दमखम दिखाती हैं, कैसा खेल दिखाती हैं, और उनकी प्रतिद्वंदी उनके मुक्कों के प्रहार को किस तरह से रोकती है और क्या रिजल्ट रहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने बताया कि ये चैंपियनशिप पहले दिल्ली में होनी थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और वहां से हटके जिस तरह से इसको शिफ्ट करना पड़ा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर किसी का वश नहीं है। लेकिन अगर ये चैंपियनशिप हिंदुस्तान में होती तो हमारे जो तमाम बडिंग बॉक्सर्स हैं, उभरते हुए मुक्केबाज हैं, उनको यहाँ अपने सीनियर मुक्केबाजों को और एशियन लेवल के जो टॉप के मुक्केबाज हैं उनको यहाँ परफॉर्म करते हुए देखने का मौका मिल जाता, जो अब नहीं मिल पाएगा। रणवीर, कोरोना महामारी के कारण चलते भारतीय मुक्केबाज 3 मुक्केबाज जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों को निराशा का हाथ लगी है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में। बिल्कुल ऐसा रहा है, और उसमें वही जैसा मैंने पहले कहा कि किसी का जोर नहीं है। ये महामारी ऐसी है कि सबको बच के रहना है, और कंपटीशन के टाइम में, क्वालिफाइंग के टाइम में अगर कोई क्वालिफिकेशन के टाइम कोई इसके लपेटे में आ गया तो फिर वो चैंपियनशिप से बाहर हो गया, क्वालिफाई नहीं कर पाया।
और अब बात टेनिस की। विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हालेप ने फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया है। हालेप ने 2018 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। 29 वर्षीय हालेप ने 2019 में विंबलडन भी जीता था। इटालियन ओपन में जर्मनी के एंजेलिक कर्बर के खिलाफ दूसरे दौर में मैच के दौरान वो चोटिल हुई थी। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सोमवार से 24 तारीख से शुरू हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और कोरोना महामारी के बीच अगर ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित हो जाता है तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और जहां तक सिमोना हालेप की बात है, आपने उनके जो बड़े खिताब गिनाए और उससे पहले वो 2016 और 17 में रनर्स अप भी रही हैं 2 ग्रैंड स्लैम्स में, तो ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लगातार 2 साल 2 ग्रैंड स्लैम जीते, वो अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि अब वो दौर चला गया स्टेफी ग्राफ या सेरेना विलियम्स का कि लगातार वो 4-4 ग्रैंड स्लैम समेट के ले जा रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि 1988 में सियोल ओलंपिक्स के टाइम में स्टेफी ग्राफ ने 4 ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीता था, तो उसको नाम दिया गया था गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो ये बड़ी चीज हुई थी। लेकिन रणवीर, इतने बड़े खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट से हट जाना खेल प्रेमियों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन उस खिलाड़ी को मालूम होगा कि उसका शरीर कितना साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, या जिसे कहते हैं ना मैच फिट, मेंटली अगर मैच फिट अपने आप को महसूस नहीं कर रही है वो, तो उन्होंने हट जाना बेहतर समझा। ये बड़ी चीज है। अगली खबर, एमिलिया रोमाग्ना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज अमेरिका की कोका गाफ का मुकाबला चीन की वांग कियांग से होगा। कोका ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की कैटरीना सिनाकोवा को 7-5, 1-6, 6-2 से हराया, जबकि वांग ने स्लोवेन स्टीफन्स को 6-2, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वांग जुआई में हुई 2018 WTA एलीट ट्रॉफी के बाद से पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है और चीन के बाहर ये उनका पहला मुकाबला है। और अब बात फुटबॉल की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा को मौजूदा 4 साल के बजाय हर 2 साल में पुरुष और महिला विश्व कप आयोजित करने पर विचार करने का प्रस्ताव मिला है। ये प्रस्ताव जो है सऊदी अरब ने दिया है फीफा को, और वो चाहता है कि 4 साल के बजाय हर 2 साल में पुरुष और महिलाओं का जो टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, वो आयोजित किया जाए। मुझे लगता नहीं ये हो पाएगा संभव, क्योंकि फुटबॉल जैसा जो खेल है और इसका जो वर्ल्ड कप आयोजन है वो काफी लंबा क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चलते हैं, और उस लिहाज से मुझे लगता नहीं कि ये संभव हो पाएगा। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर एजेंसी चाह लेगी, फीफा चाह लेगी, तो उसको उस तरह से करेगी, ज्यादा मैदानों पर ज्यादा देशों में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे, क्वालिफिकेशन के जो दौर हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी लगती है। फिलहाल फीफा ने कई चरणों में विश्व कप में टीमों की संख्या में बढ़ोतरी भी की है। इसमें 2026 से पुरुषों के विश्व कप में 32 की बजाय 48 टीमें और 2023 से महिलाओं के विश्व कप में 24 के बजाय 32 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं भारतीय फुटबॉल टीम कोरोना परीक्षण में नेगेटिव आने के बाद अगले महीने 2022 विश्व कप और 2023 एशिया कप के लिए संयुक्त क्वालिफायर टूर्नामेंट से पहले प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। भारतीय टीम ने भारतीय टीम बुधवार को दोहा पहुंची थी। आइसोलेशन के तहत थी और प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने से पहले आरटीपीसीआर परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही थी। नेतृत्व कर रहे हैं सुनील क्षेत्री। और भारत के लिए ये क्वालिफायर जो मुकाबला है रणवीर, बहुत अहम है, बहुत अहम है। क्वालिफायर मुकाबला तो बहुत अहम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं कि हमारी टीम एक आधा मुकाबला कहीं ड्रॉ कर जाएगी या एक आधा मुकाबला जीतेगी, इससे आगे बढ़ने के अभी चांस बहुत ज्यादा दिखाई देते नहीं है। फुटबॉल में अभी हमको बहुत लंबा सफर तय करना है। हम अपने खेल प्रेमियों को बता दें, भारतीय टीम मेजबान कतर के खिलाफ 3 जून को अपना पहला मैच खेलेगी, जबकि अन्य 2 मैचों में 7 जून को बांग्लादेश और 15 जून को अफगानिस्तान के साथ मुकाबला खेला जाएगा। और वहीं खेल मंत्रालय ने कबड्डी में एशियन चैंपियन तेजस्विनी को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। तेजस्विनी 2010 से 2014 एशियाई खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की सदस्य रही थी। खबरें और बहुत सी हैं, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा हम उन खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 3 दिन क्वारंटीन में रहेगी। श्रीलंका के सभी 24 क्रिकेट खिलाड़ियों ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया और विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी सिमोना हालेप ने फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।